Hey my juniors, welcome back to the channel. I'm मीनल महेश्वरी. सो ज्योग्राफी, खनिज और ऊर्जा संसाधन पार्ट 1 में पूरा खनिज पढ़ा दिया है, पार्ट 2 में पूरा ऊर्जा संसाधन पढ़ाने वाली हूँ. तो अगर पहले तो ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? तो पहला आता है परंपरागत और दूसरा आता है अपरंपरागत. परंपरागत को अगर हम बोलें तो नवीकरणीय बोल सकते हैं. कुछ एक दो हैं जो एक्सेप्शन कह सकते हैं हम. और गैर परंपरागत को क्या है? ये नवीकरणीय है. इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. इसे हम एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल मान लेंगे हम? तो लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम. क्योंकि पेट्रोलियम अगर ख़त्म हो गया, कोयला अगर ख़त्म हो गया तो दोबारा इसे नहीं, ये लाखों वर्ष इसे फिर से बनने में लग जाते हैं. तो इसे हम अनवीकरणीय में कैलकुलेट कर सकते हैं. बट दो जो है जल विद्युत और ताप विद्युत, ये ना ख़त्म होने वाले हैं. गैर परंपरागत में क्या है? जैसे कि सौर ऊर्जा. सूर्य को हम कभी ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म मानते हैं उसको, वो हमेशा होता है कि नवीकरणीय में ऐड है. पवन ऊर्जा, पवन अगर खत्म तो इंसान खत्म, इसलिए ये भी नवीकरणीय माना जाता है. ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा. अभी एक एक के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. कोयला और इधर की चीज़ों के बारे में तो और भी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैक्सिमम जगह अवेलेबल हो जाती हैं. सौर ऊर्जा हर जगह है, बट कहाँ ज़्यादा ये देखना होगा, और ये कहाँ कहाँ से इसकी खदानें वो देखना होता है. बायोगैस और परमाणु ऊर्जा. तो सबसे पहले हम लोग लकड़ी, तो हम जानते हैं लकड़ी के बारे में, तो लकड़ी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है. कोयला देख लेते हैं अब हम लोग. कोयला भी कई टाइप का होता है, जैसे कि लिग्नाइट, बिटुमिनस. इसमें से हमने पढ़ा भी है सबको ही पहले क्लासेस में, 8th-9th की साइंस की बुक में. एंथ्रेसाइट. तो अब सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, क्या होता है, ये भी, क्योंकि अगर लिग्नाइट पे अगर एक संक्षेप टिप्पणी आ गया तो लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु के नेवेली में. बिटुमिनस जो है वो सबसे अधिक गहराई और ताप में, यानी कि इससे और इससे अधिक गहराई में. हम जानते हैं कोयला का निर्माण कैसे हुआ? जीवांश से. जब पृथ्वी के नीचे सतह में वो दब गए थे तब. तो ये बिटुमिनस जो है वो अधिक गहराई और दाब में, जहाँ गहराई ज़्यादा होगा वहाँ दाब ज़्यादा होगा. तो इससे जो जीवांश से बने वो बिटुमिनस कोयले बने. और इनका जो वाणिज्यिक प्रयोग है, वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल. वाणिज्यिक, कॉमर्शियल का मतलब कह सकते हैं कि औद्योगिक रूप में, तो इसका ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला, इसे सबसे अच्छा माना जाता है, बट यूज़ जो है वो इसका ज़्यादा होता है वाणिज्यिक रूप में. यहाँ पे हम लोग घरेलू रूप में नहीं देख रहे हैं. तो सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है. भारत में कोयला 2 भूगर्भिक शैलों में पाया जाता है. ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर शैल नहीं याद है, लेकिन कहाँ कहाँ पाया जाता है ज्योग्राफी के रीजनल के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए. तो भूगर्भिक शैल कौन कौन सी? पहली तो है गोंडवाना. यहाँ से एक MCQ आ सकता है, गोंडवाना कितनी पुरानी है? तो 200 लाख वर्ष से अधिक पुरानी है. और दूसरा है टर्शियरी निक्षेप. पहला ये, दूसरा ये टर्शियरी निक्षेप. ये कितनी है? तो 55 लाख वर्ष पुराने हैं दोनों. यहीं पे जो है वो धातु शोधन कोयला होता है मेन. अब अगर हम देखें तो नॉर्मल, क्योंकि ये तो हम नॉर्मल नहीं देखते हैं, तो दामोदर घाटी, झरिया, और कहाँ कहाँ पे, जैसे कि ये है टर्शियरी निक्षेप, वो कहाँ पाया जाता है? उत्तर पूर्वी राज्य.
कौन कौन से राज्य, जैसे कि हो गया मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे टर्शियरी निक्षेप द्वारा कोयले की खदान पाई जाती हैं। कुछ नदियों के पास भी है, जैसे कि यहाँ अगर बोलें तो रानीगंज में भी पाया जाता है, बोकारो में भी पाया जाता है। तो ये तो हमने कोयला समझ लिया। इतना अगर हम एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो अच्छे मार्क्स मिल जाने वाले हैं। अब सेकेंड हम देख लेते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कोयले के बाद दूसरा सबसे बड़ा साधन है, प्रमुख साधन है। तेल शोधन शालाएं संश्लेषित उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में कार्य करती हैं। जो तेल शोधन शालाएं होती हैं उनमें वो सारे काम भी होते हैं। तो मुख्य कहाँ पे पाया जाता है? टर्शियरी युग की शैलों में, जो 55 लाख साल पुरानी है उनमें। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र शैलों के मध्य सरंध्र ये है, असरंध्र ये है। इन दोनों के ट्रैप के बीच में पेट्रोलियम पाया जाता है। हम मान सकते हैं एक ऊपर एक नीचे और बीच में पाया जाता है तेल। तेल पेट्रोलियम बोल सकते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस जो होती हैं वो ऊपर पाई जाती हैं। ऊपर मतलब ये इतना मोटा है, मैं ऐसे पलट देती हूँ। इधर अगर इसको ऐसे करें तो ऊपर ये है, तो ऊपर कौन पाई जाती है? प्राकृतिक गैस। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती हैं। और नीचे क्या पाए जाते हैं? खनिज तेल, क्योंकि वो प्राकृतिक गैस के तुलनात्मक में भारी होते हैं, तो वो नीचे पाए जाते हैं और ऊपर की तरफ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो जब भी खनिज तेल निकाला जाता है उसमें पहले प्राकृतिक गैस ऊपर निकल आती हैं। अब इसकी जो मेन जगह है वो कौन कौन सी है जहाँ से हम प्राप्त करते हैं? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए इंडिया में सबसे फेमस जगह है। ये मुंबई से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसे मुंबई हाई बोलते हैं। गुजरात में कुछ जगहें हैं, असम। अब गुजरात में कौन सी जगह है? तो अंकलेश्वर। और जो असम है वो सबसे पुराना, ओल्डेस्ट कह सकते हैं। और इसमें कौन कौन से? तो एक डिगबोई है, ये कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। डिगबोई क्या है? पेट्रोलियम का बहुत पुराना, सबसे पुराना कह सकते हैं इंडिया में जो है। डिगबोई है, नहरकटिया है और एक जगह है असम में। 3 जगह मेन। अब पेट्रोलियम पढ़ लिया, अब प्राकृतिक गैस पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक गैस जो हमने पढ़ा था खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है, तो इसका घरेलू और औद्योगिक रूप में दोनों ही जगह यूज़ होता है। ईंधन के रूप में इसका यूज़ होता है और दोनों जगह बिजली बनाने में भी इसका यूज़ होता है। उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य से होता है, गर्म करने के। रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में, उर्वरक यानी कि जो कृषि में उर्वरकता बढ़ाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो उर्वरक, और उनके उद्योग में यूज़ होता है कच्चे माल के रूप में। तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब प्राकृतिक गैस आ जाएगा तो ये थोड़ी चीज़ें अगर हम लिख देंगे, पॉइंट्स में लिखना है, ये हमेशा याद रखना है। बोर्ड्स में या नॉर्मल एग्जाम भी हो तो पॉइंट्स में लिखेंगे तो टीचर को क्लियरिटी से दिखेगा, तो टीचर अच्छे मार्क्स देता है, उसे पढ़ने में आसानी होती है। परिवहन में भी यूज़ होता है। कैसे परिवहन में? तो हमने नाम सुना होगा सीएनजी का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सीएनजी का कार में या तो पेट्रोल, डीजल या तीसरी ऑप्शन होता है सीएनजी। हर कार में नहीं बट काफ़ी कार में यूज़ होता है सीएनजी। तो जैसे कि नॉर्मल पेट्रोल के पेट्रोल पंप होते हैं वैसे ही सीएनजी का भी पंप होता है। तो परिवहन के लिए यहाँ से यूज़ होता है। और खाना पकाने में कैसे? तो नाम सुना होगा पीएनजी का। पीएनजी क्या है? जो घर में नॉर्मल गैस के लिए सिलेंडर आता है उसे बोलते हैं हम पीएनजी। तो खाना पकाने में ऐसे यूज़ होता है इसका। अब स्थानीय शहर गैस वितरण में जो सीओडी से सीएनजी और पीएनजी के रूप में उभर रहा है, सीओडी कह सकते हैं एक संस्था के रूप में है, उसने क्या किया है, परिवहन में सीएनजी को बढ़ावा दे रहा है और घरेलू रूप में पीएनजी को बढ़ावा दे रहा है वो।
अब इसके भंडार कहाँ हैं? तो मुंबई हाई में। पेट्रोलियम का भी था, सेम यहाँ पे भी है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो पाए गए हैं वो नए भंडार पाए गए हैं। ये मुंबई हाई तो बहुत पुराना नहीं है, बट फिर भी हो चुका है ये काफ़ी पुराना। और ये जो है कि अब नया भंडार खोजा जा रहा है, क्योंकि एक टाइम के बाद मुंबई हाई में तो ख़त्म होने वाला है और जो नई जगहें मिल रही हैं वहाँ से फिर यूज़ होगा। तो ये प्राकृतिक गैस हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है विद्युत। तो देख लेते हैं। अब विद्युत भी जो है वो दो तरह से उत्पन्न की जाती है। तो पहला तो क्या है? अनवीकरणीय साधन, जैसे कि ईंधन से जलाने पर और टरबाइन में चलाकर विद्युत का उत्पादन। और दूसरा जो तरीका है, अब इसे अगर हम बोले तो ईंधन क्या है? अनवीकरणीय, तो इसे हम अनवीकरणीय स्रोत भी बोल सकते हैं विद्युत का। एंड इंडिया जैसी जगहों पे काफ़ी सालों से, जब से यहाँ पे मेन बिजली का है, वो ईंधन से ही, और आज भी बहुत ठीक ठाक लेवल पे जो है ईंधन से ही विद्युत बनाई जा रही है। बट अब जो है वो सरकार प्रोग्रेस करके किसकी तरफ बढ़ रही है? तो प्रवाही जल से। हाइड्रो टरबाइन चलाकर, प्रवाही जल यानी कि जो डैम है उससे विद्युत उत्पन्न की जा रही है। प्रवाही जल, नदी में जो डैम लगे होते हैं उन सब चीज़ों से। तो ये क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब ये इसका अगर प्रोजेक्ट देखें तो कहाँ कहाँ चल रहा है? तो भाखड़ा नांगल बांध, बहुत फेमस बांध है, जो हर क्लास में इसका कहीं ना कहीं जिक्र मिल जाता है। पहले चैप्टर्स में भी हमने देखा है भी। दामोदर घाटी परियोजना, जो कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना का क्या मतलब होता है? तो एक उद्देश्य नहीं होता है। दामोदर घाटी परियोजना का कृषि के लिए भी होगा, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए भी, और विद्युत बनाने के लिए भी। तो ऐसे कई सारे उद्देश्य होते हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाता है। ये भी एक भाखड़ा नांगल बांध भी है, और ये भी एक परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना रह चुकी है, बट अब ये पुराना हो चुका है। तो अब हम लोग देख लेते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को अगर हम बोलें तो जो नॉर्मल अब आज के टाइम में सोलर पैनल का यूज़ बढ़ रहा है, बस वही है सौर ऊर्जा। उसमें क्या करते हैं? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी का यूज़ होता है, और इस प्रौद्योगिकी द्वारा बिजली को जो है, सौर ऊर्जा को जो है वो बिजली में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि विद्युत में, या बिजली बोल सकते हैं हम उसे। तो ये एक बहुत छोटी, और धूप को जो है वो विद्युत में चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है। इसका अगर देखा जाए तो इसका सबसे बढ़िया जो हमें मिल सकता है वो राजस्थान, गुजरात में सबसे अच्छा, बिकॉज राजस्थान गुजरात में जो है वो सबसे ज़्यादा धूप होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कुछ साउथ इंडिया के रीजन्स में भी हो सकता है। कुछ साउथ इंडिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी ठंडी में भी गर्मी होती है, तो उन जगहों पे सौर ऊर्जा का अच्छा मिल सकता है, और बहुत ही बढ़ावा दिया भी जा रहा है आज के टाइम में सौर ऊर्जा को। तो सेकंड आता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को अगर हम देखें तो एक इस शेप में, ये तो बहुत अलग बन रहा है, बट एक ऐसे कुछ कह सकते हैं फिगर होता है, एक पत्ती इधर, एक इधर, एक इधर, और ये जब हवा चलती है तो हवा से क्या होता है, ये हिलता है, घूमता है, तो इससे क्या होती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है। अब कैसे उत्पन्न की जाती है? तो पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी जो कहाँ पर पाई जाती है, वो तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में भी कहाँ? तो नागरकोइल से मदुरई तक। तो सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है इसको बढ़ावा देने के लिए, पवन ऊर्जा को। और ये जो है ऐसे रहता है, इसको घूमता है, तो ये विद्युत उत्पन्न होती है। और इसके बहुत अच्छे, अगर देखा जाए तो इसको गुजरात में भी कर सकती है सरकार,
इसके गुजरात में भी बहुत अच्छे चांसेस है बढ़ने के। तो अब हम लोग बायोगैस देख लेते हैं कैसे बायोगैस क्या है। तो झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशु जनित अपशिष्ट जैविक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होती है। ये सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रही है इस टाइम। इसका घरेलू उपयोग बहुत अच्छा होता है। कैसे होता है, कैसे इसे बनाया जाता है? तो झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट जो होते हैं, पशु जनित अपशिष्ट जो होते हैं, उनके जैविक पदार्थों के अपघटन से, अगर हम कुछ नहीं बोले तो जैविक पदार्थों के विघटन से होती है। और इसका बायोगैस 3 तरीके से हमें देखने को मिल रही है। एक तो पूर्णतया नगर पालिका या कह सकते हैं सरकारी, दूसरा जो देखने को मिल रहा है सहकारी यानी कि सरकार प्लस जो लोग होते हैं, और तीसरा इसका निजी स्तर पर भी अब उपयोग देखने को मिलता है। तो बायोगैस का अगर हम देखें तो एनसीईआरटी की बुक में तो बहुत ईजिली एक दिया होगा प्लांट, उसमें देख सकते हैं कि कैसे होता है, या फिर जो भी रेफरेंस यूज़ करते हो उसमें भी शायद दे सकता है, क्योंकि सारी रेफरेंस जो है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होती है। तो वो नॉर्मल एनसीईआरटी की कई पिक्चर्स को उसमें यूज़ कर लेते हैं, तो देख लेना, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग परमाणु ऊर्जा देखते हैं। ये क्या है? तो इसको हम आणविक ऊर्जा भी बोलते हैं। कोई भी आ जाएगा एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो परमाणु ऊर्जा तो हमें पता है लेकिन आणविक नहीं पता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि परमाणु क्या होता है? परमाणु अणु जब बनते, जब कई परमाणुओं के ग्रुप जो हैं, एक परमाणु है तो वो परमाणु है, लेकिन जब कई परमाणु के ग्रुप बन जाएगा एक तो उसे अणु बोलते हैं। तो वही है, ये तो केमिस्ट्री का हो गया है। तो अणुओं की संरचना बदलने से, अब किसकी अणुओं की संरचना जो है हम बदलते हैं, तो मेन 2 हैं। पहला तो है यूरेनियम और दूसरा है थोरियम। इनकी जब हम अणुओं की संरचना में बदलाव करते हैं तो हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। अब कैसे? ऊष्मा के रूप में ऊर्जा विमुक्त की जाती है, यानी कि डायरेक्ट विद्युत के रूप में नहीं, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न की जाती है। अब यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है और थोरियम तो झारखंड, राजस्थान की अरावली पर्वतीय श्रृंखलाओं में, झारखंड और राजस्थान के अरावली श्रृंखला, अरावली जो पर्वत है उसकी जो श्रृंखला पूरी जाती है उसमें यूरेनियम और थोरियम की निक्षेप पाए जाते हैं। और जो थोरियम है उसका सबसे बेटर पाया जाता है केरल के मोनाजाइट में। ये एमसीक्यू का एक, एनसीईआरटी के एमसीक्यू का क्वेश्चन है। मोनाजाइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर एनसीईआरटी में दिया तो एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के बेसिस पे, बोर्ड्स के बेसिस पे, तो याद रखना है इसे। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा। हम इसे ध्यान से सुने और समझें तो इजी है, लेकिन अगर हम बुक की लाइनें पढ़ने लगेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी बुक की लाइन को थोड़ा सा समझने के तरीके से पढ़ें तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। कैसे है? तो जो महासागरीय तरंगे हैं, पहले तो सक्रिय खाड़ी यानी कि पतली, सक्रिय यानी कि पतली खाड़ी, उसमें क्या करते हैं? ज्वारीय यानी कि ज्वार भाटा। तो मान लेते हैं ये सक्रिय खाड़ी है, यहाँ पे हमने बना दिया गेट, ये गेट मान लेते हैं हम लोग। तो क्या होता है, जब उच्च ज्वार में उस सक्रिय खाड़ी नुमा में जब पानी आता है, मान लिया पानी आ गया, तो पानी आएगा तो यहीं पे रुक जाएगा, गेट बंद कर दिए जाते हैं। ये जो गेट है वो मान लेते बंद हो गया। ये मैं केवल एक स्ट्रक्चर के तरह से समझा रही हूँ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। ये खाड़ी है, यहाँ पे पानी आया और उच्च ज्वार में इस सक्रिय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वारा पानी भीतर आ जाता है। भीतर आ गया मान लिया, अब भीतर आ गया तो जो द्वार है वो बंद होने पर बांध में ये पानी रह जाता है। अब जब ये ज्वार आता है तो ऊंचा सा आता है। अब ज्वार धीरे धीरे क्या हो गया? शांत हो गया। दोनों तरफ से मान लेते हैं या एक तरफ से, ये शांत हो गया। तो अब लहरें नीचे ही की तरफ हैं। तो अब इसका क्या करते हैं, ये जो जल अंदर है
उसको क्या बोल करेंगे हम, इसी रास्ते द्वारा पाइप से समुद्र की तरफ इसे भेज दिया जाता है। अब समुद्र के पास क्या लगा होता है, तो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन लगा होता है, और इससे क्या होता है, टरबाइन द्वारा हम यूज़ कर लेते हैं, हम विद्युत बना लेते हैं, और फिर क्या होता है, समुद्र में ये पानी चला जाता है। तो आई होप समझ में आ गया, थोड़ा सा ऐसे है, थोड़ा सी समझने वाली बात है, तो आई होप समझ में आ गया हो। क्या होता है, पहले तो ज्वार भाटा द्वारा जब उच्च ज्वार भाटा होता है तो आ जाता है पानी अंदर, और गेट कर लिए जाते हैं बंद। गेट बंद हो गया, धीरे धीरे पानी नीचा हो गया, ज्वार भाटा कम हो गया, तो इसे पाइप द्वारा समुद्र की ओर भेज दिया जाता है, जहाँ पे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन लगा होता है, और टरबाइन से क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पाद कर लेते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर लिया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पे अच्छे से पाई जाती है खाड़ियाँ, मेन कह सकते हैं तो खंबात की खाड़ी, और कौन सी, ये गुजरात में जो है कच्छ की खाड़ी। कच्छ बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, तो कच्छ की खाड़ी भी है, वहाँ पे भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है सरकार। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा के डेल्टा में है, सुंदरवन क्षेत्र में गंगा का जो डेल्टा है, वहाँ पे भी इसका, क्योंकि वो खाड़ी की संरचना में है थोड़ा, तो वहाँ पे भी हम ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पृथ्वी के जो आंतरिक भागों से, बहुत ही अगर बच्चों की लैंग्वेज में कह सकते हैं बोलें तो, आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर। अब ये रियल में कैसे होता है, थोड़ा सा अच्छे से डेप्थ में देख लेते हैं, क्योंकि ये तो अगर लिखेंगे तो ठीक है चल जाएगा एक लाइन में, लेकिन इससे लाइन भी कम हो जाएगी हमारी, और हमें बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा कि है क्या ये। तो भूमिगत जल जो है वो चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण करता है, ये मान लेते हैं हम चट्टान है, ये है भूमिगत जल। अब ये इससे यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है इस पे पड़ती है, चट्टान गर्म होती है, जिससे एक प्रोसेस और होता है धीरे धीरे मिट्टी का बनने का प्रोसेस, लेकिन अभी वो हमें नहीं ध्यान देना। यहाँ से इसमें जो जल है वो अवशोषित कर लेता है, और इतना ज़्यादा ये हर जगह पे नहीं होता है, ये कहीं ही होता है, तो ये इतना ज़्यादा जो गर्म हो जाता है वो बिल्कुल भाप बन के ऊपर उठने लगता है। अब ये जो भाप है वो कुछ ही एरिया में पता होता है कि इसी एरिया से उठेगी, जहाँ पे शायद हर जगह बंद है, यहीं पे कुछ छोटा सा है खुला हुआ, तो यहाँ पे जो जल है वो अब भाप बन के ऊपर उठने लगेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे भाप का उपयोग टरबाइन से चला के और विद्युत उत्पाद कर लिया जाएगा। यहीं पे टरबाइन लगा देंगी। ये निजी स्तर पे बिल्कुल भी नहीं होता, ये केवल सरकार के अंडर में किया जाता है। अब इसके लिए 2 प्रायोगिक परियोजनाएं जो की हैं शुरू की गई हैं सरकार द्वारा। पहला तो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के निकट, ये सब क्या है, मणिकर्ण एक कह सकते घूमने का प्लेस भी है, तो वहाँ उसके पास में ये स्टार्ट किया गया है। और सेकंड जो है वो लद्दाख में पूगा घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी पर ही कह सकते हैं, ये 2 जगहें अभी स्टार्ट हुई है। भूतापीय ऊर्जा एंड ये सारी भूतापीय ऊर्जा तो हर जगह क्या बहुत कम जगह मिलती है, तो इंडिया में भी मेन 2 सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया, धीरे धीरे इसे और बढ़ाया जाएगा, बिकॉज ये नवीकरणीय संसाधन है। अब ऊर्जा संसाधन को बचाने के लिए क्या करना है, तो ऊर्जा संसाधन में एक तो होता है नवीकरणीय, जिसे अगर यूज़ करते जाएं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, इसका हम कितना भी यूज़ करें, पवन ऊर्जा है कितना भी यूज़ करें कोई ख़त्म नहीं है, तो इसकी तो प्रॉब्लम नहीं। बट ऊर्जा संसाधन में जो हमने पहले पढ़ा था गैर परंपरागत स्रोत, उसमें क्या था, मेन जो था कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब चीज़ें जो हैं उनके ख़त्म होने का खतरा बहुत अच्छे लेवल पे, क्योंकि कोयला का, पेट्रोलियम का हम लोग लगभग 200-300 साल से बहुत ज़्यादा ही वृहद स्तर पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये ख़त्म होता है तो इससे हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने क्या है, नवीकरणीय संसाधनों पर अभी हम पूरी तरह से नहीं गए हैं, अभी हम कई जगह पर इसी पे डिपेंड हैं। तो इसका क्या है,
को बचाने के लिए केवल एक तरीका है, सतत पोषणीय विकास। और ये जो एक टर्म है, अब ये जो एक वर्ड है, इसकी मीनिंग अगर नहीं पता है तो ज्योग्राफी पढ़ना फिर बेकार होने वाला है। तो ये क्या होता है, ये तो हर चैप्टर में आ रहा है ये एक वर्ड। तो क्या है, ऐसा विकास जो हमें अपनी आगामी जो जनरेशन्स है, जो आगामी वंश है, उसे देखकर और आज के टाइम को देखकर ध्यान में रखकर उनके लिए भी ऐसा विकास करना है कि उनके लिए भी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सब कुछ बचा रहे। तो सतत पोषणीय विकास ही इसका एक तरीका है कि हम इसकी सुरक्षा करें, इसका संरक्षण करें। तो यहाँ पे हमारा खनिज तो फर्स्ट पार्ट में हो गया, तो यहाँ पे हमारा ऊर्जा संसाधन भी हो गया। संरक्षण हमने दोनों के पढ़ लिए, इसके संरक्षण के तरीके कुछ अलग थे इसके। और अगर देखा जाए तो खनिज में भी हो सकता है सतत पोषणीय विकास करना। तो थोड़ा सा चैप्टर लेंदी था, आई नो, ये भी हो गई होगी 20 मिनट की वीडियो, और पहले भी वीडियो 25-26 मिनट की हो चुकी है। तो थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, बट अगर इससे कम में चैप्टर करवाना चाहें तो क्या होगा कि चैप्टर में कई चीज़ें कट जाएंगी। अब जितनी भी एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो तो पूरी मैंने एनसीईआरटी कवर करवा दी है, और रेफरेंस की बुक से भी जितने भी बोर्ड से एग्ज़ाम आने वाले हैं, एनसीईआरटी की बुक से जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब मैंने बता दिए हैं। तो पूरी अगर एनसीईआरटी देखोगे भी नहीं, अगर वीडियो लेकिन अच्छे से देखो तो पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी की कई लाइंस हैं जो डिफ़िकल्ट लगेंगी, बट मैंने समझाने का ट्राई किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।